So hello guys, my name is प्रतीक शर्मा and welcome to this LLM 1 year course। तो इस कोर्स के अंदर या फिर इस जो जितनी मैं सीरीज में वीडियोस बनाऊंगा इसके अंदर हम 1 year LLM का सारे टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स, सब कुछ जो है डिटेल में कवर करेंगे। सो या इन फ्यूचर अगर 2 साल की 2 years की भी LLM हो जाती है तो उसके अंदर भी जो है आपके लिए ये सारे टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स जो है वो रेलेवेंट रहेंगे। ठीक है जी। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा पहला वो है रिसर्च मेथड्स एंड लीगल राइटिंग। देखो जी, नाम से ही हम लोगों को समझ आ रहा है कि इसके अंदर ना कुछ लीगल रिसर्च की बातें चलने वाली है ना। और लीगल राइटिंग पूरा मतलब सब्जेक्ट ही यही है। तो इसके अंदर पहला टॉपिक है जो है हमारा प्रिसेप्ट्स। ये क्या होता है जी, पहले समझ लेते हैं। अगर हम इसको मैं आंसर वाइज बांटूंगा इसके आंसर, मतलब जो मैं आपको समझाऊंगा इसके अंदर, आप ताकि उसको आंसर राइटिंग आराम से अपनी कर सकें अपने एग्जाम के अंदर। तो हमारे इसके अंदर पहला जो रहेगा स्टार्टिंग पार्ट वो रहेगा नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी। ठीक है जी। तो लीगल रिसर्च का क्या नेचर है, क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सारे जो हमको टॉपिक के नाम से हमको समझ आ रहा है कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा इधर हो जाए, चलो जी। ठीक है जी। तो व्हाट इज रिसर्च, पहले तो ये समझते हैं कि भैया रिसर्च होती क्या है। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू पुश बैक द बॉन्ड्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन एंड सीक बियॉन्ड द होराइजन ऑफ ओवर नॉलेज, सम ट्रुथ और सम रियलिटी। कई लोगों के सर घूम गए कि यार क्या बोल दिया, समझ नहीं आया। देखो समझने की कोशिश करो, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट, एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है, तरीके से इसको अटेम्प्ट करना, टू पुश बैक द बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड सीक बियॉन्ड द होराइजन्स ऑफ आवर नॉलेज, सम ट्रुथ और सम रियलिटी। मतलब अपनी नॉलेज से बाहर निकलकर किसी सच्चाई को ग्रैब करना रिसर्च हो गया। अभी भी कुछ मजा नहीं आ रहा, डेफिनेशन समझ नहीं आया कि क्या कहना चाह रहा है ये। क्या देखते हैं आगे। नो रिसर्च कैन बी प्योरली न्यू एज इवन ओरिजिनल डिस्कवरीज आर एन एक्सटेंशन ऑफ द सर्च ऑलरेडी टेकन। हल्का हल्का क्लियर हो रहा है। कहते यार कोई भी रिसर्च जो है वो बिल्कुल नई नहीं हो सकती, किसी चीज के ऊपर बेस्ड होगी और उसी की ही एक्सटेंशन, मतलब उसी चीज को दोबारा तुम उसके अंदर कुछ ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ इस तरह की चीजें कर रहे हो, वही रिसर्च। मतलब कहना ये चाह रहा है कि रिसर्च बिल्कुल नई नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पर इसका कहना कुछ गलत सा भी लग रहा है। नहीं यार बिल्कुल हो सकती, कोई नई चीज डिस्कवर कर दी उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। देखते हैं। सो कह रहे हैं रिसर्च इज कॉन्टिन्यूम, मतलब कंटिन्यू होता रहता है वो, मतलब उसके अंदर कुछ एडिशन होता रहता है। रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है। सो रिसर्च इज डिराइव फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड RECERCH। इसको मेरे ख्याल से प्रोनाउंस रिसर्च ही करेंगे, आप लिख लीजिए RECERCH, मीनिंग टू सर्च। ठीक है जी। अब जो हमारे इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर वर्ड दिया हुआ रिसर्च, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? RESEARCH। अब इसकी फुल फॉर्म सुन लो फटाफट से, अपने नोट और पेन पेपर जो भी आपके पास, स्टार्ट हो जाओ, बिल्कुल लिखना और अटेंटिव मोड में आ जाओ, ध्यान से सुनना क्या है। RESERCH हो गया इसकी स्पेलिंग। R की क्या हो गया? R हो गया रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। लिखते जाओ इसको यार, ऐसे सुनोगे ना तो याद नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूँ। R का हो गया रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। E का हो गया एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। S का हो गया सर्च फॉर सॉल्यूशन। E का हो गया एग्जैक्टनेस, एग्जैक्ट होता है ना। A का हो गया एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ एडिक्वेट डेटा। R का हो गया रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स एंड थ्योरीज। C का हो गया कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, कंडेंस्ड एंड कंपैक्टली कॉशियस एंड केयरफुल रिकॉर्डिंग। तो C में कई सारे C आ जाते हैं कि कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड हो सकता है, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, कंडेंस्ड एंड कंपैक्टली कॉशियस, केयरफुल रिकॉर्डिंग, ध्यान से रिकॉर्ड करना चीजों को। H का हो गया जो लास्ट हो गया उसका ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डेटा। तो जहां तक मुझे लग रहा है ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, वर्ड्स इतने आसान है, समझ आ जाएंगी चीजें। ठीक है जी। तो रिसर्च के एक तरफ लिख लिया, ऐसे ऐसे इंडिविजुअल करके लिखना, REA, उसके आगे उसकी अपनी फुल फॉर्म लिखते जाना। ठीक है। अब देखे थे भाई डेफिनेशन ऑफ रिसर्च हुई क्या, डिफरेंट थ्योरिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी है, मतलब क्या निकल के आ रहा है रिसर्च का मतलब। इतनी सारी चीजें समझ ली तो भी कुछ मजा नहीं आ रहा। देखो जी, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल कह रहा है सिग्निफाइंग अ थिंग एसेंस। अभी भी समझ नहीं आया। एसेंस मीन्स फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स, हेंस डिफाइंड डेफिनेशन मस्ट कंटेन एसेंशियल फीचर। तो एसेंस का मतलब डेफिनेशन में देखो एसेंशियल फीचर इसके अंदर बताया जा रहा है। ठीक है जी। सो इट शुड बी इन पॉजिटिव टर्म, एक्सप्रेस्ड इन क्लियर, अनएम्बिगुअस एंड डेफिनिट लैंग्वेज विदाउट द यूज ऑफ एनी फिगर ऑफ स्पीच। इट शुड बी प्रिसाइज, क्लियर एंड डेफिनेट। तो मतलब ये कहना चाह रहा है, अगर अरिस्टोटल की बातें हम समझने की कोशिश करें
तो अरिस्टोटल जो है वो ये कहना चाह रहा है कि रिसर्च के अंदर हमारी क्लियर अनएम्बिगुअस डेफिनेट लैंग्वेज होनी चाहिए किसी चीज को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू मैनहेम MANHEIM, research is careful, diligent, exhaustive investigation of specific subject matter which has its aim the advancement of mankind's knowledge। अच्छा, अब काफी हद तक जो है समझ आ गया। मैंने क्या कहा है यार, रिसर्च जो है केयरफुल, डिलीजेंट, एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन होती है किसकी, किसी स्पेसिफिक मैटर की, सब्जेक्ट मैटर की। कोई तुमने सब्जेक्ट उठा लिया और उसकी तुम रिसर्च करो, मतलब जैसे डॉरी पकड़ लिया कि भैया वुमेन्स की जो है, मतलब मैरिड वुमेन्स की डेथ मैक्सिमम इंडिया में डॉरी की वजह से होती है, इसके ऊपर तुम रिसर्च कर रहे हो तो इसके अंदर एग्जैक्टनेस होनी चाहिए, केयरफुली ध्यान से तुम उस चीज को पूरा पकड़ो, टॉपिक की डिटेल को डिलीजेंटली एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन करो कि भाई क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, व्हाट वाई व्हाट वेयर, सब कुछ डाल दो उसके अंदर। सो इन द एम ऑफ एडवांसमेंट ऑफ मैनकाइंड्स नॉलेज, तो कि हमारे ह्यूमन नॉलेज इंक्रीज हो। तो इसके अंदर 3-4 चीजें बता दी मैंने। हमने कहते जी होते क्यों है ये रिसर्च, दूसरी इसका फायदा क्या होता है कि भाई एडवांसमेंट होती है ह्यूमन काइंड की, मैनकाइंड की, है ना, और केयरफुल, डिलीजेंट और ये सारी चीजें तो पीछे से हम सेम पढ़ते ही आ रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू रेडमैन एंड मैरी, ठीक है जी, MARY की स्पेलिंग मैरी की, सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन नॉलेज, बात घुमा फिर के भाई यार कि सिस्टमेटिक वे के अंदर तुम वही अपने डिलीजेंट, केयरफुल, वो सारी चीजें करो, रिसर्च किसी टॉपिक के ऊपर और उसको उससे नॉलेज गेन करो, मतलब मैनकाइंड की नॉलेज इंप्रूव हो हमारी। तो अभी तक जो हमारा समझ आ रहा है वो ये है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक को पकड़ लो और उसके ऊपर डिटेल्ड, उसके ऊपर जो है डिटेल्ड अपनी रिसर्च चालू कर दो, इन्वेस्टिगेशन हो चाहे कुछ हो, और केयरफुली, डिलीजेंट, अनएम्बिगस, कोई बायसनेस ना हो, बहुत डिटेल्ड हो, क्लियर हो, एग्जैक्ट हो, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, इससे जो है आपको कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखो जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च के अंदर कह रहा है, 3-4 पॉइंटर वाइज लिखे, उसको लिखते जाओ अपने नोटबुक में। पहला पॉइंट, इट इज क्रिएटिव प्रोसेस एंड इंक्लूड इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, डिस्कवरी और इन्वेंशन टू फाइंड आउट द ट्रुथ। क्लियर हो गया पहले पॉइंट से कि भाई ये जो है क्रिएटिव प्रोसेस है जिसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, डिस्कवरी या इन्वेंशन करते हैं किस चीज की, कोई नया सच निकालने के लिए। ठीक है जी, मतलब किसी टॉपिक के ऊपर हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, सारी एक नया सच निकालने के लिए। दूसरा, प्रोसेस ऑफ रिसर्च डिस्प्लेज इट्स प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। तो जो प्रोसेस ऑफ रिसर्च होता है वो अपना कोई प्रोडक्ट दिखाता है या फिर प्रोडक्ट दिखाकर जो है प्रोसेस दिखाता है, तो ये वाइस वर्सा दोनों काम कर सकते हैं। तीसरा, रिसर्च इज नॉट एंड बट इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू सर्च। मैंने कहा ना, रिसर्च जो है वो एक बिगिनिंग ऑफ अ न्यू सर्च हो जाती है। अब या तो ये बिल्कुल न्यू रिसर्च हो सकती है या फिर एक बिल्कुल एक उसका पहले हो रखी है उसके ऊपर, उसी के एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन को हम एक तरीके से कह सकते हैं भैया एक नई ही रिसर्च चालू हो गई, है ना। इट इज द डायरेक्ट मेथड टू द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। सिंपल है ये तो जी, प्रॉब्लम का एक डायरेक्ट मेथड हो गया सॉल्यूशन ढूंढने का। ठीक है जी, अब अगला देखते हैं। पॉइंटर वाइज से लिखते जाना इसको, क्योंकि ऐसे याद नहीं होंगे तुम लोगों को। मैं बता रहा हूँ नोट्स बनाने की आदत कर लो जो नहीं बना रहा तुम में से। इट गैदर्स न्यू नॉलेज एंड समटाइम्स रिप्लेस दी ओल्ड नॉलेज। मैंने कहा ना एक्सटेंशन हो सकती है, तो कभी कभार उसके एक्सटेंशन में सेम चीजें लिखी जा सकती है या फिर पुरानी चीज को काट कर एक नई ही चीज इन्वेंशन हो गई है, कुछ नई इंफॉर्मेशन आ गई तो पुरानी को काट दिया जाता है और नई रिसर्च को वैलिड कर दिया जाता है। सो लास्ट अगला पॉइंट, यूज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर और फ्यूचर अकरेंस। फ्यूचर में क्या होगा इससे हम थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं कि क्या हो सकता है प्रिडिक्ट करने में। इट इज ए लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव। लॉजिकल ऑब्जेक्टिव होता है जी। इट लीड्स टू डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन, आसान है। इंप्रूव्स द लेवल ऑफ लिविंग इन सोसाइटी, इजी है। इट इज सिस्टमैटिक एंड एक्सपर्ट, एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन। ये तो हम पीछे से सारी चीजें पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है जी, तो आसान हो गए सारे पॉइंट्स, है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। मतलब ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग जब अपना आंसर फ्रेम करोगे तो बढ़िया से आंसर फ्रेम कर सकते हो इसके अंदर और नंबर तुम्हारे को अच्छे मिल जाएंगे। चलो जी, अब देख लेते हैं इसके अंदर। कंटिन्यू रखते हैं। वीडियो कितने मिनट की बनी है? 9 मिनट की। एक्चुअली वो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, उसके अंदर कैमोफ्लेज हो रहा है। चलो जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च और कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च। अब हम रिसर्च करते क्यों हैं या फिर रिसर्च के अंदर होता क्या क्या है, ये इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। देखो जी, पॉइंटर वाइज बांटे, लिखते जाना दोबारा से। पहला पॉइंट बना दो, मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स, कंसेप्ट्स और सिंबल्स। सॉरी, थोड़ा सा पीछे से अगर शोर आ रहा हो, मैं एडिटिंग प्रोसेस में कोशिश करूंगा इसको जितना मैं मिनिमाइज कर सकूं। हाँ जी, तो ऑब्जेक्टिव रिसर्च और कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च पढ़ रहे थे। इसके अंदर पहला टॉपिक था हमारा मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स, कंसेप्ट्स और सिंबल। क्या है भैया, ये पॉइंट देख लेते हैं। कह रहे जी, साइंस डील्स विद थिंग्स। इजी है, साइंस थिंग्स के साथ डील कर रही है।
हाउ थिंग्स रिस्पॉन्ड्स और चेंज अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, ये हमको पता लगता है. द रिसर्चर सब्जेक्ट देन टू पर्पसफुल कंट्रोल हैंडलिंग, मतलब दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन. जो मैनिपुलेशन वाला पॉइंट मैं पहले ही पढ़ रहा हूं, इसके अंदर द रिसर्चर सब्जेक्ट देम टू पर्पसफुल कंट्रोल या हैंडलिंग. जब उसको कन्वर्ट कर देता है वो कंट्रोल या हैंडलिंग के अंदर, पर्पसफुल कोई पर्पस निकाल देता है उस सब्जेक्ट मैटर का, वो चेंज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको कोई पर्पस निकाल देता है, उस चीज को हम मैनिपुलेशन कह देते हैं. थोड़ा सा हो सकता है समझने में मुश्किल आ रही हो. हाँ जी. दूसरा पॉइंट आ गया फॉर द पर्पस ऑफ जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन क्या होता है? The purpose being to arrive at the statement of generality. अभी भी समझ नहीं आया मतलब क्या हुआ. A conclusion which tells us to expect something to happen to a class of things when a certain class of condition is influencing them. हमने पीछे करा ना कि कोई चीज किसी चीज के कैसे चेंज हो रही है, तो उसी के अंदर उसका कंक्लूजन का निकल के आ रहा है, वो हो गया जनरलाइजेशन. द पर्पस ऑफ जनरलाइजेशन. सो some conclusion which tells us to expect something, भाई ये ऐसा होगा, तो इससे हम ये समझ सकते हैं to happen to a class of things when a certain class of condition is influencing them. वही पीछे वाला पॉइंट. तीसरा पॉइंट, to extend correct और verify knowledge. ये क्या होता है जी? कह रहे जनरलाइजेशन, जो ऊपर वाला पॉइंट हम पढ़ते हैं सेकंड, जनरलाइजेशन हैव सर्टेन इफेक्ट ऑन द एस्टेब्लिश्ड कॉर्पस ऑफ नॉलेज. क्या पढ़ा था हमने रिसर्च में कि भाई एक्सटेंशन ऑफ ऑलरेडी डन रिसर्च जो हो रखी है, तो जनरलाइजेशन ऑफ सर्टेन इफेक्ट्स ऑन द एस्टेब्लिश्ड कॉर्पस ऑफ नॉलेज. तो जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड नॉलेज है उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, है ना, उसके अंदर कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं. इट मे ब्रिंग सर्टेन अमेंडमेंट्स और मॉडिफिकेशन इन द एक्सेप्टेड बॉडी ऑफ नॉलेज. वही चेंजेस आ रहे हैं, वही चीज हो गई, अमेंडमेंट हो रहा है उसके अंदर. चौथा पॉइंट, द नॉलेज मे बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थ्योरी और प्रैक्टिस ऑफ आर्ट. इजी हो गया. कह रहे थे एक्सटेंडेड, करेक्टेड एंड वेरीफाइड नॉलेज मे बी पुट टू टू पॉसिबल यूजेज. जो एक्सटेंडेड है या करेक्टेड है या जो नॉलेज अमेंडेड हुई है, उसके अंदर हम दो प्रैक्टिकल यूज उससे निकाल सकते हैं. क्या है जी? या फिर दो पॉसिबल यूजेस हो सकते हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल. ठीक है जी, आसान हो गया. 10 रिसर्च में भी थ्योरी ओरिएंटेड और एक्शन, मतलब प्रैक्टिकल यूज मतलब एक्शन ओरिएंटेड हो गया. तो थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं रिसर्च और प्रैक्टिकल रिसर्च भी हो सकते हैं. सो एवरी रिसर्च विल हैव एन एम. कोई भी रिसर्च भाई तुम कर रहे हो तो उसके पीछे कोई तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए ना, कि भाई तुम रिसर्च कर क्यों रहे हो. तो हर रिसर्च के पीछे एक एम होता है कि भैया मुझे डाउरी के डेथ ऑफ मैरिड वुमेन इन इंडिया ड्यू टू डाउरी के अंदर मेरे को वुमेन्स की डेथ कम करनी है. तो ये मेरा एक एम होगा कि भाई मैं इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ. तो एक एम हो गया मेरा कि भाई इससे मैं लोगों की नॉलेज बढ़ाऊंगा. लोगों की नॉलेज बढ़ेगी तो लोग डाउरी मांगना बंद कर देंगे, तो मरना बंद कर देंगे. लेडीज डाउरी की वजह से मरना बंद कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा, मोर्टेलिटी रेट गिर जाएगा. तो ये सारी चीज़ें हमारा एक एम हो सकता है रिसर्च का, है ना. So aim to discover new fact or verify and test old fact or to develop a new scientific tools, concepts and theories. ये भी एम हो सकता है आपका. कोई नया फैक्ट ले आओ दुनिया के सामने, या फिर कोई वेरीफाई कर दो पुराने फैक्ट की. नहीं यार, ये जो फैक्ट लिखा हुआ था ये फैक्ट गलत है, अब जो है लेटेस्ट ये सही फैक्ट है आज के टाइम में. तो ये हो सकता है. और टू डेवलप न्यू साइंटिफिक टूल्स, कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज. जैसे सती प्रथा हुआ था, वो पहले मान्य थी उसकी, अब जो है नया फैक्ट बनाकर उसमें डेवलपमेंट करके रिसर्च करके अब उसको इनवैलिडेट कर दिया. इस तरीके से कोई चीज़ हो सकती है कि भाई तुम पुरानी चीज़ों को नलिफाई करके नई चीज़ें ले आओ, नई नॉलेज ले आओ, है ना जी. ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा. उसके बाद मेथड्स ऑफ लीगल रिसर्च, ये तो अगला टॉपिक है. इसको जो हम अलग उसके अंदर कवर करेंगे. अरे वाह, 13-14 मिनट की वीडियो बन चुकी है. चलिए जी, बताइएगा ये पहली वीडियो आपको इस पूरे कोर्स की, या आप कह लीजिए सीरीज की, आपको कैसी लगी. कोई भी दिक्कत है वीडियो के अंदर, इंस्टाग्राम में अपना बता देता हूँ. मेरा इंस्टाग्राम जाइएगा, अपना सर्च करिए वहाँ पर ANDRO__GUY. ये आप सर्च करेंगे, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा. वहाँ पर आप मेरे से टाइपिंग थ्रू जो है वो कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन, डाउट कुछ भी है पूछ सकते हैं इस पूरी सीरीज से रिलेटेड. अभी ये सीरीज की पहली वीडियो ही है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. लेकिन अगर आपको कोई भी सजेशन देना है मुझे कि भाई नहीं इस तरीके से कुछ स्टाइल चेंज करो या फिर कुछ करो, तो वो भी जो है अप्रिशिएटेड होगा. ठीक है जी, तो इंस्टाग्राम के आप आकर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. चलिए जी, थैंक्स वॉचिंग टू दिस वीडियो एंड थैंक्स वॉचिंग टू सब्सक्राइबिंग टू दिस कोर्स. बाय, टेक केयर एंड या प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट.